हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से कई सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन भी आए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है क्या। मायोकार्डियल यानी कि मायोकार्डियम के बारे में हम बात कर रहे हैं। और मायोकार्डियम क्या है ये आप लोगों को पता ही है। इट इज़ अ मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट। हार्ट की मिडिल लेयर होती है। बेसिकली हार्ट में 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट पेरिकार्डियम, सेकंड मायोकार्डियम और लास्ट एंडोकार्डियम। तो इसे आप इजी वे में ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। पेरिकार्डियम यानी पेरी पहली, मायो मिडिल, एंडो एंड की। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इन्फ्रैक्शन के बारे में। कार्डियल का मतलब यानी कि मायोकार्डियम लेयर की बात करें। इन्फ्रैक्शन यानी कि सेल डेथ ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। तो मायोकार्डियम यानी जो हार्ट की मिडिल लेयर होती है उसके सेल्स की डेथ होने लगेगी। ठीक है, किस वजह से? लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से। चलिए हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन यानी कि एमआई। Myocardial infarction (MI) is a medical emergency. It is also known as heart attack. मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को MI के नाम से भी जानते हैं और ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, सडनली अकर होता है और इसे हार्ट अटैक के नाम से भी जाना जाता है। Where your heart muscles begin to die because it is not getting enough blood flow. जब पर्सन के हार्ट में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, इस कंडीशन में हार्ट की जो मसल्स होती हैं, जो सेल्स होती हैं, वो डाई होना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि वो डेड होने लगती हैं। अ ब्लॉकेज इन अ आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड टू योर हार्ट यूजुअली कॉजेज दिस। जब आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज हो जाता है, कोई थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म, किसी भी वजह से ब्लॉकेज हो जाता है, इस कंडीशन में ब्लड की सप्लाई जो है वो हार्ट में प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। इस कंडीशन में एमआई होने के चांसेस हो जाते हैं। डेफिनेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज अ कंडीशन दैट अकर ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट दैट रिजल्ट इन नेक्रोसिस एंड इस्चेमिया ऑफ द हार्ट मसल्स। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट, यानी हार्ट में ब्लड का फ्लो जो है वो बंद हो जाता है, रुक जाता है, ब्लड के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। द रिजल्ट इन नेक्रोसिस, और इसका रिजल्ट क्या होता है? नेक्रोसिस होने लगता है, एस्चीमिया होने लगता है। कहाँ पर? हार्ट की मसल्स में। नेक्रोसिस यानी कि सेल डेथ होने लगती है और एस्चेमिया यानी कि लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। जब एस्चेमिया होता है यानी ब्लड की सप्लाई जो है वो लैक हो जाती है, प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन में या उस पर्टिकुलर पार्ट में हाइपोक्सिया हो जाता है। और हाइपोक्सिया की वजह से यानी वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से सेल्स डैमेज होने लगते हैं, परमानेंट डैमेज होने लगता है। ठीक है, यानी सेल्स की डेथ होने लगती है, नेक्रोसिस हो जाता है, तो इसे हार्ट अटैक कहेंगे। ठीक है, इट इज़ परमानेंट डैमेज ऑफ मायोकार्डियम टिश्यू कॉज्ड बाय रिड्यूस कोरोनरी ब्लड सप्लाई टू मायोकार्डियम। जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, या सेल्स जब डैमेज होती हैं तो ये परमानेंट डैमेज होता है मायोकार्डियम टिश्यूज़ का, जो किस वजह से होता है? कोरोनरी ब्लड सप्लाई जब रिड्यूस हो जाती है, मायोकार्डियम लेयर में प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, तब परमानेंट डैमेज होने लगती हैं सेल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटियोलॉजी यानी कि कॉजेस के बारे में। फर्स्ट कॉज है कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी आर्टरी तो सभी को पता है क्या है। थ्रोम्बोसिस क्या है? यानी कि ब्लड क्लॉट इन द आर्टरी। जब भी आर्टरी में कोई ब्लड क्लॉट हो जाता है तो उसे हम थ्रोम्बोसिस के नाम से जानते हैं, यानी कि थ्रोम्बस। तो आर्टरी में कोई अगर थ्रोम्बस हो गया है यानी कि कहीं पर ब्लड क्लॉट हो गया है, तो इस वजह से ब्लड सप्लाई में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो ये एक मेन कॉज है एमआई होने का। सेकेंड है कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। स्पाज्म यानी कि लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। वैसो स्पाज्म यानी कि आर्टरी जो है वो नैरो हो जाएगी।
ठीक है, वैसोस्पाज्म भी बोल सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म भी बोल सकते हैं। जब आर्टरी नैरोइंग होने लगती है तो उसमें ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म। देखो, एम्बोलिज्म और थ्रोम्बस में बहुत ही माइनर सा डिफरेंट है। थ्रोम्बस यानी कि ब्लड क्लॉट इन द आर्टरी, ठीक है, और एम्बोलिज्म जो ब्लड क्लॉट हो चुका है बट वो मूव होकर के किसी अदर स्पेस में आ गया है, किसी अदर आर्टरी में आ गया है और वहाँ पर फंस गया है, तो उसे क्या बोलते हैं, एम्बोलिज्म। क्योंकि वो फंस जाएगा तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में बेसिकली ये होता है आर्टरी थिकेंड हो जाती है या फिर आर्टरी जो है हार्ड हो जाती है ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल और फैट की वजह से। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, आर्टरी कॉज्ड बाई बिल्डअप ऑफ अ प्लग इन द इनर लेयर। यानी जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है उसमें जो आर्टरी होती है, आर्टरी के इन साइड में एक प्लग फॉर्मेशन हो जाता है, प्लग बिल्डअप हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरी जो है नैरो हो जाती है। नेक्स्ट है डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई। किसी भी रीजन से, थ्रोम्बस की वजह से या वैसोस्पाज्म की वजह से या फिर एम्बोलिज्म है, किसी भी रीजन से अगर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है कम हो रही है, यानी ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो इस वजह से भी मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। O2 की डिमांड बढ़ रही है, यानी कि थायरोटॉक्सिकोसिस या फिर इंजेक्शन ऑफ कोकीन। इन कंडीशन में क्या होता है, थायरोटॉक्सिकोसिस क्या है बेसिकली, इसमें ये होता है थायराइड हार्मोन जो होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। या फिर इंजेक्शन ऑफ कोकीन, कई पर्सन ऐसे होते हैं जो ड्रग्स का इंटेक करते हैं, कोकीन का इंटेक करते हैं, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, O2 की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो इस वजह से भी MI होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। ये तो बहुत ही ईजी है, हाइपरटेंशन तो आप सभी को पता होगा। इसमें मोर देन नॉर्मल, यानी कि जो नॉर्मल रेंज होती है 120/80, इससे ज़्यादा है, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 140 mmHg से अगर ज़्यादा है तो इसे हम हाइपरटेंशन में काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें तो जब हाइपरटेंशन जो है यानी BP 140 mmHg से ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में O2 की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी MI देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस में मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट होता है, जिससे आर्टेरियल डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं, यानी कि आर्टेरियल डिसऑर्डर जो हैं वो डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन में डेवलप होने लगते हैं, और इस कंडीशन में BP भी देखने को, यानी कि हाइपरटेंशन भी देखने को मिलता है, BP जो है वो बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन में भी MI होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है एक्यूट और क्रॉनिक इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन हो गया, जैसे इन्फ्लुएंजा या क्लेमाइडिया पाइलोरी, इस टाइप का अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है एक्यूट या क्रॉनिक, तो इसमें भी MI देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल कंडीशन लाइक टोबैको, एल्कोहलिज्म। अगर कोई भी पर्सन टोबैको या अल्कोहल का यूज कर रहा है तो इसमें भी आर्टरी के ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं, इस वजह से MI देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है ओबेसिटी। पेशेंट अगर लैक ऑफ एक्सरसाइज कर रहा है, यानी उसकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में भी MI देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, तो इस कंडीशन में भी देखने को मिलेगा। वो इस वजह से, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होने लगता है, इसकी वजह से जो है हार्ट रेट क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है, और जब हार्ट रेट इंक्रीज होने लगती है तो O2 की डिमांड भी इंक्रीज होने लगती है, और प्रॉपर अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, प्रॉपर O2 लेवल नहीं मिल पा रहा है उसको, तो क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। देखिए, पैथोफिजियोलॉजी बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही ईजी तरीके से।
तो पैथोफिजियोलॉजी है कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस, स्पाज्म, एम्बोलिज्म, यानी कि कोरोनरी आर्टरी में या तो थ्रोम्बोसिस हो रहा है या फिर स्पाज्म हो रहा है या फिर एम्बोलिज्म है, यानी किसी भी रीजन से, ड्यू टू एनी रीजन। ये होने के बाद में इस्चीमिया होगा, रिड्यूस ब्लड फ्लो। अगर कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस आ गया है या स्पाज्म हो गया है, थ्रोम्बोसिस है या एम्बोलिज्म है, तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई वहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाएगी, ब्लड फ्लो जो है प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, तो इस्चीमिया होने लगेगा। इस्चीमिया यानी कि ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया। जब ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा तो रिड्यूस मायोकार्डियल ब्लड सप्लाई एंड इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। ब्लड सप्लाई अगर, क्योंकि हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई के थ्रू ही तो ऑक्सीजन मिल रही है, जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी प्रॉपर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो मायोकार्डियल में इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा, मायोकार्डियल नेक्रोसिस होने लगेगा, यानी डेथ ऑफ सेल एंड टिश्यू, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा प्रॉपर अगर सेल्स को, तो वहाँ पर मायोकार्डियल नेक्रोसिस होगा, सेल्स जो है वो डेड होने लगेंगी, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो जाएगा। बहुत ही इजी पैथोफिजियोलॉजी है, एक बार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। पहला है चेस्ट पेन। ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है चेस्ट पेन, जिसे एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंजाइना यानी कि चेस्ट, पेक्टोरिस यानी कि मसल्स, ठीक है, चेस्ट की मसल्स में पेन होना, ठीक है, तो एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं इसको। चेस्ट पेन फील होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। हाँ, और एक चीज़ और है, चेस्ट पेन में मतलब एंजाइना पेक्टोरिस जब होगा, बेसिकली आप कैसे पहचानेंगे कि चेस्ट पेन तो कई कंडीशन में होने लगता है, कभी कभी गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी होने लगती है, तो तब भी चेस्ट पेन होने लगता है। तो हर चेस्ट पेन को आप एंजाइना पेक्टोरिस नहीं कह सकते ना, बिकॉज इसमें ये जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है, इसमें लेफ़्ट साइड में पेन देखने को मिलता है, जो भी सिम्टम्स होते हैं वो लेफ़्ट साइड में देखने को मिलते हैं। जैसे रेडिएट होगा पेन नेक में, चेस्ट में, शोल्डर में या फिर जॉ में, बॉडी के लेफ़्ट साइड, और ये 12 to 24 आवर्स तक रहेगा। हो सकता है इससे भी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाए, पर मिनिमम 12 घंटे रहता है, इससे ऊपर भी होता है, कभी कभी 24 घंटे, इससे भी ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, ठीक है। तो ऐसे आप पहचानेंगे कि ये MI का सिम्टम्स है। नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। O2 की डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी, इस वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है कूल एक्सट्रेमिटीज़। कूल एक्सट्रेमिटीज़ क्यों होगा, ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, क्योंकि ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही, इसकी वजह से हाथ पैर जो है वो ठंडे होने लगेंगे। नेक्स्ट है फीवर। फीवर इन्फेक्शन की वजह से फीवर भी देखने को मिलेगा, हेडेक भी फील होगा पर्सन को। नेक्स्ट है डाइफोरेसिस। डाइफोरेसिस यानी कि एक्सेसिव स्वेटिंग। MI का जो पेशेंट होता है उस टाइम सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट बेहोश भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है नोजिया एंड वोमिटिंग भी देखने को मिल सकता है। टैकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया भी देखने को मिल सकता है, यानी पल्स रेट जो है या तो बहुत ही इंक्रीज होगी या डिक्रीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है ओलिगोयूरिया। लेस देन 400 ml यूरिन जो है वो, मतलब पर्सन जो है वो दिन में 24 आवर्स में 400 ml से भी कम यूरिन पास आउट करेगा, तो उसे हम ओलिगोयूरिया कहेंगे। ये सिम्टम्स भी देखने को मिलेगा MI के पेशेंट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, पेशेंट की कोई मेडिकल हिस्ट्री या सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं रही है, कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं रही है, ये प्रॉपर तरीके से पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स शो हो रहे हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट हम ECG करा सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में बेसिकली ये देखेंगे, टी वेव मॉनिटर करेंगे, अगर टी वेव जो है वो इंडिकेटेड कर रही हैं अपराइट या फिर इन्वर्टेड हैं, तो इससे ये इंडिकेशन है कि हार्ट में इंजरी हुई है कहीं पर, ठीक है। तो ये ECG करा सकते हैं। नेक्स्ट ESR करा सकते हैं आप।
ESR एरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो होता है वो चेक कर सकते हैं ESR टेस्ट करा करके। बिकॉज MI के होने के बाद में फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड डे के बाद में ये जो है ESR लेवल जो है वो बढ़ा हुआ मिलता है, क्योंकि MI होने के बाद में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है बॉडी में, और जब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है उसकी वजह से ESR लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो इससे हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, और नेक्स्ट है ABG या पल्स ऑक्सीमेट्री करा सकते हैं। ABG यानी कि आर्ट्रियल ब्लड गैसेस, यानी आर्टरी के अंदर जो है ब्लड का लेवल क्या है और उस ब्लड में O2 का लेवल क्या है, तो ये पल्स ऑक्सीमेट्री के थ्रू और ABG के थ्रू चेक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है कोरोनरी एंजियोग्राफी। ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें एक स्पेशल तरीके की डाई का यूज किया जाता है, और एक्सरे के थ्रू देखा जाता है कि ब्लड फ्लो किस तरीके से हो रहा है, किसी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, हार्ट की किसी भी आर्टरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्लॉकेज तो नहीं, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। नेक्स्ट है MRI एंड CT स्कैन। तो MRI तो बेसिकली सब आप लोगों को पता ही होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। तो इसमें फुल हार्ट का एग्जामिनेशन होता है, हार्ट का एक फुल एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें कई सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, ब्लड फ्लो, कार्डियक चैम्बर, सेप्टम्स, वॉल्व्स, वेस्कुलर लीजन्स, प्लेग तो नहीं कहीं पे फॉर्मेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें MRI के थ्रू चेक करते हैं। नेक्स्ट ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं, WBC चेक करने के लिए, इन्फेक्शन का लेवल जो है वो क्या है ये चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट आप किस तरीके से करेंगे, ये नॉर्मल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। टू रिलीव साइन एंड सिम्टम्स, पेशेंट में जो भी सिम्टम्स शो हो रहे हैं उनको रिलीव करेंगे। टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड प्रेशर, पेशेंट के ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, पेशेंट की लाइफ को सेव करेंगे, और जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं उनसे प्रिवेंट करेंगे। इस तरह मैनेजमेंट करना है। अब हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। देखिए वैसे तो मेडिकल मैनेजमेंट देखने से बहुत टफ लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये एक ट्रिक है जो है मोनाटास, ये आप लर्न कर लीजिए, इससे आपको हमेशा याद रहेगा, बहुत ही इजी वे में है। मोनाटास यानी कि M फॉर मॉर्फिन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोग्लिसरीन, A फॉर एस्पिरिन, T फॉर थ्रोम्बोलाइटिक, A फॉर एंटीकोगुलेंट, S फॉर सेडेटिव्स। बहुत ही सिंपल है, एक दो बार आप ध्यान से पढ़ेंगे तो लर्न हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए हमने बहुत ही शॉर्ट करके आपको समझाने की कोशिश की है। मॉर्फिन यानी कि एनाल्जेसिक टू रिड्यूस पेन, पेन को रिड्यूस करने के लिए एनाल्जेसिक देंगे जो कि मॉर्फिन है। ऑक्सीजन O2 टू प्रोवाइड O2 एंड इम्प्रूव ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए और O2 प्रोवाइड करने के लिए आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है N फॉर नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन वेसोडाइलेशन एंड इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू मायोकार्डियम के लिए देंगे, क्योंकि वैसो स्पाज्म हो रहा है तो वेसल्स को डायलेट करने के लिए और ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो सके मायोकार्डियम तक, अच्छे से ब्लड प्रॉपर पहुंच सके, इसलिए नाइट्रोग्लिसरीन देंगे। A फॉर एस्पिरिन जो कि एंटी थ्रोम्बोलाइटिक है, जो भी थ्रोम्बस या थ्रोम्बोसिस हो जाता है उसके लिए देंगे। नेक्स्ट है थ्रोम्बोलाइटिक टू ब्रेक एंड डिजॉल्व थ्रोम्बोसिस, ठीक है। एस्पिरिन एंटी थ्रोम्बोलाइटिक यानी थ्रोम्बोसिस ना हो, और थ्रोम्बोलाइटिक किस लिए देंगे, जो थ्रोम्बस है वहाँ पर जो बन चुका है पहले से क्लॉट, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए या फिर डिजॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है A फॉर एंटीकोगुलेंट टू ब्रेक और प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, एंटीकोगुलेंट किस लिए देंगे, क्लॉट से प्रिवेंट करने के लिए, क्लॉट का कोई फॉर्मेशन ना हो पाए। नेक्स्ट है सेडेटिव्स टू गिव रेस्ट टू द पेशेंट, पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड कराने के लिए सेडेटिव्स देंगे। ये था हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। अभी हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो सर्जिकल मैनेजमेंट कुछ इस तरह है। फर्स्ट है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट यानी CABG के नाम से जिसे जानते हैं। कोरोनरी बाईपास सर्जरी इज वन ट्रीटमेंट ऑप्शन इफ़ यू हैव अ कम्प्लीटली ब्लॉक्ड आर्टरी टू योर हार्ट।
अगर हार्ट की आर्टरी जो है वो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड हो गई है, उस कंडीशन में कोरोनरी बाईपास सर्जरी ग्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है परकुटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, जिसे पीटीसीए के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में से पीटीसीए बोलते हैं। तो इसमें क्या करती है, एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर होता है टू ओपन ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरी अलाउइंग अनऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड फ्लो टू द मायोकार्डियम। ये मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है। ये जो ब्लॉक्ड आर्टरी है उसे ओपन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ब्लड फ्लो को अलाउ कर देता है मायोकार्डियम तक जाने के लिए, ठीक है। जैसे कि आर्टरी में क्या करते हैं, एक वॉल्व टाइप का, छोटा सा वॉल्व टाइप का इंसर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि आर्टरी में स्पाज्म हो चुका होता है तो वो कंटिन्यू डायलेट करके रखता है उसको, वो वॉल्व जो होता है, इस तरीके से ब्लड फ्लो को अलाउ करता है वो। नेक्स्ट है कोरोनरी स्टंट। कोरोनरी स्टंट इज़ अ ट्यूब शेप डिवाइस प्लेस्ड इन द कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी स्टंट का नाम तो बहुत बार सुना होगा कि कोरोनरी स्टंट डाला जा रहा है। तो कोरोनरी स्टेंट क्या होता है, वो एक ट्यूब शेप डिवाइस होता है जिसे कोरोनरी आर्टरी में प्लेस कर दिया जाता है। वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कोरोनरी आर्टरी में प्लेस करने के बाद में ब्लड फ्लो ईजी वे में होता रहता है। नेक्स्ट है एथेरेक्टमी, प्रोसीजर दैट यूटिलाइज अ कैथेटर विद अ शार्प ब्लेड ऑन द एंड टू रिमूव प्लग फ्रॉम अ ब्लड वेसल। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कैथेटर का यूज किया जाता है विद अ शार्प ब्लेड के साथ में, और उस कैथेटर में एक शार्प ब्लेड लगा हुआ होता है जो क्या करता है, आर्टरी में जहाँ पर प्लग फॉर्मेशन हुआ होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। ब्लड वेसल से प्लग को रिमूव करने के लिए इस कैथेटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट एसेस इंटेंसिटी, लोकेशन, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पेन। पेशेंट को जो प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रहा है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या है, लोकेशन क्या है, ड्यूरेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारी चीज़ें एसेस करनी है। कितनी देर के लिए पेन हो रहा है, किस लोकेशन पर हो रहा है, और उसकी स्पीड क्या है, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करनी है। पेशेंट का वाइटल साइंस मॉनिटर करना है। नेक्स्ट है डिस्कस विद फैमिली मेम्बर अबाउट प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। पेशेंट के फैमिली मेम्बर से पेशेंट की पहले की हिस्ट्री के बारे में पता करेंगे। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन द पेशेंट फॉर परफॉर्मिंग रिलैक्सेशन टेक्निक, और पेशेंट को किस तरह से रिलैक्स करना है उन सारी टेक्निक के बारे में पेशेंट को बताएंगे। नेक्स्ट एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज इंडिकेटेड। अगर पेशेंट का O2 लेवल डिक्रीज हो रहा है तो एज पर नीड पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे। टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइस।